बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वज़ीर ज़ाती हैसियत में पेश हुए हैं जस्टिस सरदार एजाज़ शाह खान साहब की अदालत में। साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरखास्तों पर जो आज अदालत ने फ़ैसला दिया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई एक इंतज़ामी कमेटी बनाई गई है और जो जजेज़ हैं आज़ाद आइनी जजेज़ वो उस कमेटी का हिस्सा नहीं हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले और साथ में सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक जो खैबर पख्तूनख्वा में पेशरफ सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 2 सेनेटर्स आज मुंतखब हो गए हैं, 2 सेनेटर्स की अब तक मुंतखब हो गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे अहम जो तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शिबली फराज, उनकी दरख्वास्त पर पेशरफ सामने आई है। उनका नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर अदालत ने जवाब तलब किया है। पेशावर हाई कोर्ट में शिबली फराज का नाम ECL में डालने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फ़र्रुख जमशेद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकला ने अदालत को बताया कि शिबली फराज का नाम ECL में शामिल किया गया जो सेनेट में लीडर ऑफ दी अपोजिशन है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि शिबली फराज दिल के मर्ज़ में मुब्तला होने के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज है, इसलिए अदालत में पेश ना हो सके। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज का नाम ECL में डालने के खिलाफ वफाकी हुकूमत समेत मुतल्लका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ़्ते में जवाब और रिपोर्ट तलब कर ली है। हमारे जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके जजेज़ की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो शालीमार ब्रॉडकास्टिंग, ये एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज़ शाह खान साहब की अदालत में। वफाकी वज़ीर अता तारड़ भी आज अदालत में पेश हुए। शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से समाअत हुई और ये वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। उन्होंने अदालत में पेश होकर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कंपनी की बंदिश से मुलाजमीन का रोज़गार मुतासर होगा, इसलिए अदालत अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। अदालत ने शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। वफाकी वज़ीर अदालत में पेश होकर उन्होंने कहा कि मेहरबानी करके आप अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें और आप जो आपका फ़ैसला है उसको वापस लें। अता तारड़ ने कहा कि शालीमार कंपनी की बंदिश का अमल काफ़ी अरसे से जारी है लेकिन उसके बायस सैकड़ों मुलाजमीन के रोज़गार को ख़तरा लाहक है। उन्होंने कहा कि अदालत से इस्तदा की है कि कंपनी को बंद न किया जाए बल्कि उसे दोबारा फ़ाल करने का मौका दिया जाए। वफाकी वज़ीर ने बताया कि कंपनी का बिज़नेस प्लान तैयार किया जा रहा है जो अदालत में जमा करवाया जाएगा। अदालत से दरख्वास्त की है कि मुस्तकबिल का इन्हिसार उसके जारी रहने पर है, इसलिए उसे चलने दिया जाए। मज़ीद कहा कि एक सियासी हुकूमत के बयान की वजह से PIA पर बैरून मुल्क परवाज़ों की पाबंदी लग गई थी लेकिन उसके दौरे हुकूमत में ये पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समाअत हुई अदालत को बताया गया कंपनी के 70% शेयर्स PTV के पास हैं और कुछ फंड्स कंपनी को मुंतकिल किए जा चुके हैं। अता तारड़ ने अदालत को यकीन दिलाया कि शालीमार कंपनी को दोबारा फ़ाल किया जाएगा और मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाह अदा की जाएगी और बशर्ते कि अदालत रेगुलेटर को फ़ंड्स जारी करने की हदायत दे। अदालत ने कंपनी की बहाली के लिए जामे बिज़नेस प्लान तैयार करके अदालत में जमा कराने की हदायत की और कहा कि ज़ुबानी बातों पर इन्हिसार नहीं किया जाएगा। अदालत ने अकाउंटेंट को प्लान का जायज़ा लेने और राय देने की हदायत दी कि आया कंपनी को फ़ाल करना मुमकिन है या नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाजमीन की 2 माह की तनख्वाहें जारी करने और बिज़नेस प्लान की दस्तावेज़ात अदालत में जमा कराने की हदायत करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर की जो ये इस्तदा थी कि आप फौरी तौर पर उस जो वो इदारा वो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जिसका 70% हिस्सा PTV ने ख़रीदा हुआ है आप उसको बहाल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज़ शाह खान साहब ने फौरी तौर पर यह मुतालबा और ये दरख्वास्त मानने से को मुस्तरद कर दिया, इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और अदालत ने कहा कि पहले जो अकाउंटेंट जनरल है वो तफसीलात दें, अकाउंट्स का प्लान जायज़ा लेने और राय दें और ताकि कंपनी को फ़ाल करना मुमकिन भी है या नहीं है। इस वजह से अदालत ने कहा कि बिज़नेस प्लान की दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवाएं। मुलाजमीन का मसला है ना, उनको 2 माह की तनख्वाहें जारी की जाएँ, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या इसको बहाल करना है या नहीं करना। फौरी तौर पर वफाकी वज़ीर की जो
استدعا تھی، اس کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ وہیں پہ آپ جانتے ہیں کہ 5 ججز پہلے اس معاملے کے اوپر گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کا ٹرانسفر ہے، اور آج یہ پیش رفت سامنے آئی ہے، اور یہ وہ 5 ججز ہیں جو نہ جب عہد لیا گیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی جانب سے اس میں شریک ہوئے تھے، نہ ہی کل جو عشائیہ تھا جس میں جنگی ترانے چلائے گئے تھے اس میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی ایک انتظامی کمیٹی ہے، 4 ججز پر مشتمل نئی انتظامی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ ان ججز پر مشتمل ہے جو کل کے عشائیے میں موجود تھے۔ ایک اس میں ارباب طاہر صاحب ہیں جو کل بڑے مسکرا کے باتیں کر رہے تھے وفاقی وزراء کے ساتھ، اور باقی جو جسٹس خادم حسین سمرو جو سندھ سے تشریف لائے، اور جسٹس اعظم جو کہ ایڈیشنل جج ہیں۔ 4 رکنی کمیٹی ہے، خود اس کے چیئرمین ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، اور نیچے ارباب طاہر، خادم سمرو اور اعظم خان، اور جو سینئر 5 ججز ہیں دوسرے نمبر پہ محسن اختر کیانی ہیں اگر ان کی سینیورٹی لسٹ کو مانا جائے جو صدر نے جاری کی ہے، تو اس کے بعد جو طارق جہانگیری ہیں اور بابر ستار ہیں اور سردار اعجاز خان ہیں اور سمن رفت امتیاز ہیں، ان میں سے کسی سینئر جج کو انتظامی کمیٹی میں شامل ہی نہیں کیا۔ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام انتظامی فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ سابق چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی اور اس میں سرفراز ڈوگر اور خادم حسین سمرو کو شامل کیا تھا۔ عامر فاروق بھی تو جاتے جاتے پھر بڑے کام کر کے گئے تھے نا، تو جب انہوں نے آخر میں انتظامی کمیٹی بنائی تھی جس میں جو سینئر ججز کو ہٹایا گیا تھا اور ایک نئی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں انہوں نے اپنے ساتھ سرفراز ڈوگر اور خادم سمرو کو شامل کیا تھا۔ اب چونکہ وہ سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس بن گئے اور ارباب طاہر صاحب، خادم سمرو صاحب اور ان کے ساتھ اعظم خان صاحب، یہ جو 4 رکنی کمیٹی ہے انتظامی کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ اس وقت تک کی پیش رفت ہے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جناب والا خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خالی نشستوں پر انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پولنگ افسران تعینات کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خالی نشستوں پر پولنگ کے لیے پولنگ آفیسر تعینات کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 105 کے تحت الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں 21 جولائی 2025 کو ہونے والے سینٹ انتخابات کے انعقاد کے لیے پولنگ افسران کی تقرری کر دی۔ الیکشن کمیشن نے 8 پولنگ افسران کو تعینات کیا۔ 4 جولائی کو الیکشن کمیشن نے سینٹ میں خیبر پختونخوا کی 7 جنرل نشستوں، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر انتخابات کا شیڈول جاری کیا تھا، جس کے مطابق پولنگ 21 جولائی کو صوبائی اسمبلی میں ہونی تھی۔ الیکشن کمیشن 7 جولائی کو سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نشستوں پر انتخابات کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کر چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 27 مارچ 2024 کو بننے والی فہرست ہی حتمی تصور کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو 27 مارچ کی فہرست کو کالعدم قرار دے دیا گیا، پھر انہوں نے نئی فہرست جاری کی اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 91 کو آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر چکی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ آج اس کے اوپر 21 جولائی سوموار کے لیے رپورٹ طلب کر چکی ہے۔ تو اب اس میں جو 21 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، 8 پولنگ افسران تعینات کر دیے ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 اس کی دفعہ 105 کے تحت الیکشن کمیشن نے 21 جولائی کو ہونے والے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ افسران کی تقرری کر دی ہے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے خیبر پختونخوا میں 2 سینیٹرز کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ تعیناتی سے مراد ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ 2 سینیٹرز منتخب ہو چکے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 2 سیٹوں پر کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 2 سیٹوں کی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر ANP کی شاہدہ وحید اور غیر مسلموں کی مخصوص نشست پر JUI کے گرپال سنگھ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خالی نشستوں پر 21 جولائی کو جو الیکشن ہونا ہے، اس الیکشن سے پہلے ہی یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ 2 ممبران کو منتخب، اب 11 میں سے 9 کا الیکشن ہوگا، 2 ویسے ہی منتخب ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ آج ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ آئین اور قانون کی مطابق جو ایک سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ سیاسی حق استعمال کر رہے ہیں۔
आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो सेनेट की टिकटों से मुतल्लिक मामलात के ऊपर बात की। अच्छा, एक अनहोनी तो थी कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की कोई बात होगी, जैसे शेर अफजल मरवत अलीमा खान के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़ बयान देते हैं तो वो चलाए जाते हैं, वो उनको मीडिया के ऊपर बुलाया जाता है। अभी बिल्कुल उसी तरह पेशावर में जिन कारकुनान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तमाम मीडिया चैनल्स ने लाइव दिखाया। वो मीडिया जो नहीं दिखाता, जिस एयर वाई न्यूज़ का बाइकआउट भी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन वो नहीं दिखाता। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन जो नाराज़ लोग हैं उनसे कौन रब्ता कर रहा है? अपोजिशन की जमातें रब्ता कर रही हैं। अपोजिशन की जमातें कह रही हैं कि मेहरबानी करें आप, हम बिला मुकाबला कोशिश कर रहे थे, बिला मुकाबला हो लेने दें और आप एतराज़ ना करें। अपोजिशन की जमातें PTI के लोगों से रब्ता कर रही हैं कि माफ़ी दे दें अपने लीडरशिप को, हो लेने दें इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात हो लेने दें। ये सूरत हाल है। आखिर में मैं आपको बताऊँगा, सनाउल्लाह खान एक सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से अदाद व शुमार जारी किए गए, जो उन्होंने सरकार के अदाद व शुमार और सरकार के रिकॉर्ड से अदाद व शुमार कौम के सामने रखे। वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने से आज तक गैस की कीमतों में 1200% इजाफ़ा हुआ है। सिर्फ गैस में 1200% इजाफ़ा हुआ है गैस की कीमतों में। 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए गिराई गई थी और आज तक पेट्रोल उस वक्त 152 रुपये का था, आज 272 रुपये पर पहुँचा दिया गया है बिजली की कीमतों में। और आप याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जब कंपैरिजन किया जाता है तो वो आप कोविड के दिनों को ना भूलिएगा। कितना बड़ा क्राइसिस था पूरी दुनिया में, कितनी बड़ी जो मार्केट में मंदी थी और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी थी, उस कोविड के दिनों में जो एक 1.5 साल का अरसा है या 2 साल का अरसा है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क को निकाल के ले आई थी। और उस वक्त जो ग्रोथ रेट था वो भी बहुत आगे था, तरक्की जो की शरह जो थी वो 6% थी। और जो गैस की कीमतें हैं वो आज 1200% इजाफा हो चुका है। पेट्रोल 152 से 272 रुपये, यानी 120 रुपये का इजाफा हुआ है इन 3 सालों में। बिजली की कीमतों में 200% इजाफा हुआ है, जिसका आज अगर 6000 आता है बिल, तो वो इमरान खान के दौर में 2000 आता था। कोई नया काम नहीं हुआ, कोई नए बिजली के मंसूबे नहीं हैं, वही पुराने हैं, लेकिन रेट इतने बढ़ गए हैं। गोश्त उस वक्त, ये सनाउल्लाह खान कहते हैं, गोश्त उस वक्त 600 रुपये था, आज 1100 रुपये है। आटा फ़ी किलो 988 रुपये था। गरीब की गंदम 4000 रुपये मन थी, आज गरीब की गंदम 2000 मन है, लेकिन आटा 1900 रुपये का है। ये है इस वक्त ये PDM की, जो PDM 2 की हुकूमत है, ये सूरत हाल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।